कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आज की क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भी है और गुड आफ्टरनून भी है। प्यारे बच्चों, जैसे कुछ दिन आपकी क्लास नहीं चली तो आप लोगों को बताया भी गया होगा कि हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, लेकिन अब हम कुछ ठीक ठाक हो चुके हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि अब क्लास कंटिन्यू आपकी हो और अच्छे तरीके से हो, ठीक है ना? तो पहले मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे एकदम क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर हम क्लास को आज करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों की हम 4 चैप्टर तक की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से थे प्यारे बच्चों, है ना, जो अच्छे क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर के लिए आ सकते थे, उन प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं और याद करते हुए चल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज प्यारे बच्चे हम चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, पृष्ठ रसायन की। और इसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को एक बढ़िया तरीके से मजबूत करेंगे, ठीक है? सब लोग बढ़िया है ना? तो एक बार सभी प्यारे बच्चे लिख दीजिए कि एकदम बढ़िया है, और लिखिए सभी प्यारे बच्चों की हम एकदम बढ़िया है। तो लाइन वो याद रखिएगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तबीयत अब ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी ज़्यादा छुट्टी ना करते हुए कोशिश ये है कि छुट्टी ना की जाए और अपनी क्लास को किया जाए। अपना भी हाल ठीक ही है प्यारे बच्चे, बस ये है कि अभी उतना ज़्यादा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। चले, हाँ, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं भाई। आकाश कुमार, सलमान, ऋतिक सिंह, रोशन, लल्लन कुमार, चंद्रशेखर कुमार, पवन कुमार सिंह, विशाल यादव, स्नेहा झा, रिहा रानी, ब्यूटी कुमारी, रविराज, रिजवान, नीतीश कुमार यादव, मोहम्मद अबिताज, क्या है भाई, प्रिया कुमारी। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून है। तो चले प्यारे बच्चे, आज की क्लास को शुरू किया जाए। बोलिए सभी प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे कि यस सर, क्लास को शुरू किया जाए। तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तबीयत भाई थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से, है ना, कपड़ा वपड़ा बढ़िया से पहनना पड़ता है। ठीक है, तो चले आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्या लेते हैं आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। और आज हम शुरुआत करेंगे उस चैप्टर नंबर 5 को जिसका नाम है प्यारे बच्चों पृष्ठ रसायन, है ना। शुरुआत हम करने वाले पृष्ठ रसायन, और पृष्ठ रसायन का यह पहला लेक्चर है प्यारे बच्चों। और अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, पृष्ठ रसायन सबसे पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि पृष्ठ रसायन में हमको सीखना क्या है। हाँ? हमको यह सीखना है कि हमको पृष्ठ रसायन में सीखना क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? जैसे कोई पदार्थ है प्यारे बच्चों, क्या है? ये पदार्थ है। तो इस पदार्थ की दो सतह होती है ना। पदार्थ की दो सतह होती है। जो ऊपरी वाली सतह है इसे पृष्ठीय बोलते हैं, है ना, पृष्ठीय बोलते हैं। और ये एक अंदर वाली सतह होती है जिसे हम बोलते हैं स्थूल भाग, है ना। क्या बोलते हैं? स्थूल, अंदर। दो बातें हम यहां पे बोलेंगे, है ना। हम पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ये सीखेंगे कि किसी भी पदार्थ के, है ना, क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? किसी भी पदार्थ के पृष्ठीय भाग और साथ में स्थूल अंदर वाले भाग की अगर आपको जानकारी लेनी है, जैसे प्यारे बच्चों ये आपका रिमोट है ना, ये रिमोट है प्यारे बच्चों। तो रिमोट के ऊपरी वाले भाग की आपको जानकारी लेनी हो तो किसके अंतर्गत आप सीखेंगे? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। पृष्ठ से संबंधित, है ना, पृष्ठ से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है, वो चाहे आंतरिक भाग की हो चाहे बाह्य भाग की, ठीक ना, उस सब की जानकारी आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों? आपको पृष्ठ रसायन के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। अब क्वेश्चन, पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण होता क्या, सामान्य रूप से बताएं आपको? अधिशोषण, कितने लोग, है ना, कितने लोग प्यारे बच्चों क्रीम लगाते हो? कोई बता सकता है ना? सभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या आप लोग क्रीम लगाते हैं? क्या आप लोग पाउडर लगाते हैं?
नहीं लगाते आप लोग, लगाया करिए, ठीक ना। अगर आप नहीं लगाते तो आप अधिशोषण के बारे में नहीं जानते, ठीक ना, लगाया करिए भाई, ठीक ना। अगर आप नहीं लगाते तो नहीं, जो लगाते हैं वो ठीक है, जो नहीं लगाते वो लगाया करिए, जिससे आप अधिशोषण के बारे में जानो प्यारे बच्चे। अधिशोषण होता क्या है, जैसे ये कोई मान लो कोई पदार्थ है, कोई ठोस अवस्था है प्यारे बच्चों, है ना, कोई पदार्थ है किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। मेरी बातें ध्यान से समझते हुए चलिएगा, यहां से आपके कई पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ये आपकी ऊपरी भाग है जिसे आप सतह बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सतह बोलते हैं। और ये अंदर वाला भाग है जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों स्थूल भाग, अंदर वाला भाग या फिर आंतरिक भाग बोल सकते हैं, स्थूल भाग। तो प्यारे बच्चों जो कण हो, है ना, जो कण हो इस पदार्थ की ऊपरी सतह पर आकर जुड़े, कहां पे, किसी पदार्थ की सतह पर, ये देखिए ना, ऐसे आकर जुड़ जाएं, किसी पदार्थ के कणों का सतह पर आकर जुड़ना, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। ये आपका पदार्थ हो गया और इस पदार्थ की सतह पर आकर यहां पर क्या हो जाए प्यारे बच्चों, कण आकर जुड़ जाए, कण ऐसे आकर जुड़ जाए यहां पे, ठीक ना। तो क्रिया आपकी कैसी होती है प्यारे बच्चों, तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं अधिशोषण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अधिशोषण। सिंपल सी बात ऐसे बोल सकते हैं, है ना। किसी पदार्थ की, है ना, अणु की स्पीसीज, अर्थात जो कण, परमाणु, अणु या आयन, जो भी बोल सकते हो, कण बोलो, परमाणु बोलो, अणु बोलो या आयन बोलो, ये सारी बातें आप बोल सकते हो, ठीक ना। कणों का किसी पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अधिशोषण कहलाता है। बोलो, बोल सकते हैं ना आप लोग, बोल सकते हैं ना, किसी पदार्थ की सतह पर कणों का आकर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। रास्ते में चलते रहते हैं, ट्रक आती है या कोई गाड़ी आती है ना, और सारे के सारे धूल के कण आपकी ऊपरी सतह पर आकर लग जाते हैं, तो समझ जाओ कि पदार्थ के कण आकर मेरी सतह पर जुड़ गए, हो गया अधिशोषण। समझ गए कि नहीं। तो किसी पदार्थ का, है ना, ऐसे अगर छोटी सी डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी पदार्थ पर कण कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, कामा आयन, ठीक ना। कण आकर जुड़ते हैं, आकर जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, अधिशोषण कहलाता है। सिंपल सा बोल दीजिएगा इसे, अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। इतना समझ गए सभी प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या प्यारे बच्चों, अधिशोषण। अच्छा, इसमें और भी बातें आपको कुछ सीखने वाली होती हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, क्या क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा यहां पे आप लोग। और क्या बातें हैं, ये जो कण आके जुड़ा है, जो कण आकर जुड़ा है, इसे हम बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोष्य बोलते हैं। ये जिस सतह से जुड़ा है, जैसे ये सतह से जुड़ा है, तो इसे आप बोलते हैं प्यारे बच्चों अधिशोषक। क्या बोलेंगे भाई, अधिशोषक। दो बातें और निकल कर आती हैं, अधिशोष्य किसे कहते हैं और अधिशोषक किसे कहते हैं। अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होते हैं, हाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिशोष्य क्या होते हैं, जो पदार्थ सतह पर जुड़ता है, सतह पर जुड़ता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अधिशोष्य कहलाता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, यहां से जो प्रश्न पूछा गया वो हम आपको बताते हैं, जुड़ता है अधिशोष्य कहलाते हैं। अच्छा, अधिशोषक क्या होते हैं, पदार्थ जिस सतह पर जुड़ता है, 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 अधिशोषक कहलाता है। बोलो प्यारे बच्चे, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। जो पदार्थ सतह पर जुड़ता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, और पदार्थ जिस सतह पर जुड़ता है उसे आप क्या बोलते हैं, अधिशोषक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अधिशोषक कहते हैं। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। माहिर रजा, आपसे निवेदन है कि कैप खोल कर दिखाएं एक बार गुरुजी।
अच्छा, ऐसा कहेंगे आप लोग? ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, पहले यहां तक आप पढ़ाई पर ध्यान दो। अधिशोषक कहलाते हैं। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई। अब आपसे एक नोट पॉइंट जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भैया? कि अधिशोषण, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम? ऊष्माक्षेपी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे जवाब दे दीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, पहले बताओ यहां तक ये आपको बातें समझ में आ गई? यहां से सिर्फ आपको ये समझना है कि अधिशोषण होता क्या है। तो प्यारे बच्चे सिंपल सी परिभाषा है ना? जैसे अधिशोषण, ये हमारी त्वचा है, सतह है ना, और ये आकर इसके ऊपर जुड़ गया तो समझ जाओ अधिशोषण हो गया। और अधिशोषण हो गया तो यहां से कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो आप कह सकते हो कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये बातें समझ में आ गई आपको? हाँ, ठीक ना? चलो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों अवशोषण। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवशोषण। अब अवशोषण की क्रिया हमको याद रखना है भैया। कैसे याद रखेंगे? जैसे ये पदार्थ है, ये क्या है प्यारे बच्चों? पदार्थ है, और इस पदार्थ में कण आकर जुड़े, लेकिन कण कहां पे जुड़े प्यारे बच्चों? अंदर वाले भाग पर, यहां पे ऐसे। बाहर तो जुड़ेंगे ही, लेकिन अंदर वाले भाग पर, है ना? बाहर वाले भाग पर कम होंगे ऐसे। ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ेंगे। ये हो गया, ठीक ना? मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? किसी पदार्थ का, है ना, किसी पदार्थ में कणों का अंदर प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करना, ऐसा लिख सकते हैं। प्रवेश करना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। सिंपल सा है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा कठिन डिफिनेशन नहीं है। अंदर तक प्रवेश कर जाए। हाँ, रसगुल्ला के अंदर चाशनी, बिल्कुल भाई। हाँ, रसगुल्ला के अंदर कहाँ बचे? चाशनी, बिल्कुल भाई। हाँ, एक सिंपल सा उदाहरण दीजिए। आप लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे आप चावल पकाते हो, है ना? हाँ, रसगुल्ला तो याद आ गया। जैसे चावल का पकना, चावल का पकना भी होता है प्यारे बच्चों। रसगुल्ला तो है ही है भाई। सीजन चल रहा है बारात वाला, है ना? सीजन चल रहा है बारात वाला, तो रसगुल्ला तो याद आना ही चाहिए, है ना? रसगुल्ला लेकिन संभल के खाइएगा, नहीं तो उससे समस्या भी होगा। ठीक है, चावल का जैसे पकना, चावल आप डालते हो तो चावल पानी पानी होता है और चावल होता है, तो क्या होता है कि चावल जो होता है पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। समझ रहे ना? हाँ, एग्जाम्पल ढूंढने जाइएगा तो बहुत सारे होंगे प्यारे बच्चों। पहले बात समझ गए आप लोग, है ना? तो प्यारे बच्चों यह कैसी घटना है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि अवशोषण कैसी घटना है, तो यह एक स्थूल घटना है, अंदर की घटना है, स्थूल घटना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अवशोषण कैसी प्रक्रिया है ना, तो आप लिखिएगा कैसा प्रक्रम है, तो यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। बोलिए। यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चे? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अब हम आपको एक पेज में इसका पूरा सारांश लिखवा देते हैं और अवशोषण जल्दी से खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई इतनी, जितना हमने आपको बताया? बिल्कुल भाई मुस्कान, ठीक ना? बिल्कुल भाई, इतना छोटा डिफिनेशन, साइंस है, बहुत महाभारत नहीं लिखना रहता हम लोगों को, छोटा छोटा लिखना रहता है। हाँ देखो, पहले मेरी बात समझिए, हम आपको छोटा छोटा करके आपको हर एक पॉइंट समझा देते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो अवशोषण होता क्या, इस स्लाइड को आप लोग याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, तो सारा काम हो जाएगा आपका। एक होता है प्यारे बच्चों अधिशोषण। इस स्लाइड को हम पूरा एक साथ लिखते हैं ताकि आगे के जो क्वेश्चन है वो समझ जाए।
और बढ़िया तरीके से आपके बन जाए। देखना प्यारे बच्चे, ध्यान से समझते हुए चलना। भैया ये पदार्थ है, पदार्थ है, और इस पदार्थ की सतह पर कोई कण आकर जुड़े, चित्र सामने बना दे रहे हैं, सतह पर आकर कोई कण जुड़े तो तुरंत समझ जाइएगा कैसी घटना है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अधिशोषण की घटना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों अवशोषण की, क्या है प्यारे बच्चों, अवशोषण की, तो अवशोषण में ये कोई पदार्थ होगा, ये कोई पदार्थ होगा, और इस पदार्थ के ऊपरी भाग पर ना जुड़ करके उसके स्थूल वाले भाग पर ज्यादा जाके कण जुड़े, ज्यादा जाके कण जुड़े, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अवशोषण। एक होता है प्यारे बच्चों शोषण की क्रिया। कैसी क्रिया, शोषण की क्रिया। शोषण क्या है प्यारे बच्चों, तो वहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषण व अधिशोषण दोनों हो, अवशोषण भी हो, अवशोषण व अधिशोषण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, शोषण कहलाते हैं, शोषण कहलाते हैं। अच्छा कैसे एग्जाम्पल होगा प्यारे बच्चों, है ना, कैसे एग्जाम्पल हो, ध्यान से समझना। जैसे अगर आपसे कहे एक ले लो प्यारे बच्चों चाक, है ना, स्कूल वाले मास्टर चाक लेते जाते हो तो आप लोग चाक कर लेते हो चोरी, है ना, चाक, ये हो गया चाक प्यारे बच्चों, सफेद कलर का बनाया तो आपको समझ में आएगा, ये हो गया चाक प्यारे बच्चे। और इस चाक को जिसे हम खड़िया बोलते हैं, इस चाक को हम नीले रंग के पात्र में ले जाकर डुबा देंगे। किसमें प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, इस चाक को हम एक नीले रंग के पात्र में ले जाकर डुबा देंगे जिसमें नीला रंग भरा होगा, नीले रंग में। अब जब नीले रंग में इसको ले जाकर आप डुबाएंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डुबाएंगे, तो इसमें दो क्रियाएं होंगी, ठीक ना। एक पहली क्रिया क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊपरी सतह पर रंग जाके लग जाएगा, ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, रंग जाकर लग जाएगा। रंग का जो लग रहा है, ये जो कलर लग रहा है प्यारे बच्चों, इसका होगा अधिशोषण। रंग जो लग रहा है वो क्या होगा, अधिशोषण। लेकिन जो जल के कण होंगे प्यारे बच्चों, वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये जल के जो कण होंगे वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे, H2O जो अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो इसे आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अवशोषण, ठीक ना। तो जहां पर अवशोषण और अधिशोषण दोनों होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, शोषण बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, इसी में एक आता है प्यारे बच्चों विशोषण, इसी में एक आता है प्यारे बच्चों विशोषण। विशोषण बहुत ही आसान है, क्या बोलेंगे भैया विशोषण में, जैसे कोई पदार्थ होगा और इस पदार्थ की सतह पर कण यहां पर जुड़े हों, क्या हो प्यारे बच्चों, कण आकर जुड़े हों, कण जुड़े हों, तो होगा क्या कि ये जो कण है प्यारे बच्चों, ये जो कण है, ये कण है अपना स्थान छोड़ दें, क्या हो, अपना स्थान छोड़ दें, अपना स्थान छोड़ दें, अपना स्थान छोड़कर चले जाए तो क्रिया हो जाएगी किसकी प्यारे बच्चों, विशोषण की क्रिया। किसकी क्रिया हो जाएगी प्यारे बच्चों, विशोषण की क्रिया हो जाएगी। बोलिए यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, है ना। थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है प्यारे बच्चे, खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्कर टाइप में आएगा, तो थोड़ा सा मतलब झिलमिल सा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझते हुए चलिएगा भाई, ठीक ना। बोलिए यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है, तो आपसे बताएं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बोलो प्यारे बच्चे, ठीक ना। यहां से सारी बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से ऐसे प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। डिफिनीशन यहां पे हम बदले हैं भाई, डिफिनीशन जो हम बदले हैं अपनी आपको सरल भाषा में बता दिए हैं और ये वाला भी भाषा में हम बता दिए हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक कह रहा विशेषण को समझा दीजिए, विशेषण यहां पे नहीं है ना, विशेषण। देखो प्यारे बच्चे यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अधिशोषण एवं अवशोषण को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसकी डिफिनीशन हमने क्या लिख रखी है वो हम आपको बताते हैं। आपको हमने आसान वाला भी बता दिया और ये वाला भी बता दिया है, ठीक ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कि अणु की स्पीसीज जैसे परमाणु या आयन स्थूल भाग की अपेक्षा पृष्ठ पर ज्यादा संचित हो,
ठीक ना, कहां पे प्यारे बच्चों, पृष्ठ पर ज्यादा जोड़ते हो तो उसी को हम क्या उनसी क्रिया बोलते हैं, अधिशोषण की क्रिया बोलते हैं। कैसी घटना है, तो सतही घटना है, और साथ में प्यारे बच्चों यहां पर याद रखिएगा यह ऊष्मा छेपी है, यह ऊष्मा छेपी है, बस खत्म है, ऊष्मा छेपी है। ठीक है, इसी प्रकार से अवशोषण कहा गया। तो अणु की स्पीसीज का किसी पदार्थ के स्थूल भाग में अंदर चले जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अवशोषण कहलाता है। और यह कैसी घटना है, तो स्थूल घटना है, यह ऊष्माशोषी है। क्या आपको कोई दिक्कत हुई प्यारे बच्चों यहां तक बात समझने में, ऊष्माशोषी है, बोलिए। हाँ, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर चाहे आपसे पूछे और चाहे ये डिफिनेशन आपसे पूछे, दोनों बातें एक ही हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको जो सही लगे, दोनों के दोनों, है ना, दोनों की डिफिनेशन प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ये डिफिनेशन याद रख लेना, जैसे पहले बताया उसको याद रख लेना, दोनों दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, ये पूछा जा चुका है और शायद में 2024 में पूछा गया है या 2021 में, है ना, क्लियर नहीं सन हो रहा है कि किस में पूछा गया, लेकिन हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है शोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, है ना। ठीक ना, तो क्या है प्यारे बच्चों, शोषण क्या है, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न हो, बस खत्म हो गया, शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, शोषण कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अगर इसका एग्जाम्पल कह रहा है तो ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना मेरे स्टाइल में, कैसे लिख देना कि भैया सुनो, मेरे गुरुजी ने बताया था कि ऐसे लिखना, हम जैसे बता रहे हैं आपको कि एक सफेद चाक को, एक सफेद चाक, एक सफेद चाक को नीले रंग के विलयन में डुबा देते हैं, नीले रंग के विलयन में डुबा देते हैं, डुबा देते हैं, तो नीला रंग चाक की सतह पर, चाक की सतह पर, है ना, जिसका क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिशोषण, चाक की सतह पर जिसका क्या होता है, अधिशोषण, तथा जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं, जल के अणु हम यहां पे ब्रैकेट में लगा लेंगे, जिसे हम बोल देंगे अवशोषण, अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यहां अवशोषण व अधिशोषण दोनों क्रिया साथ साथ होती हैं, दोनों क्रिया साथ साथ होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, साथ साथ होती है। चलिए क्लियर हुआ। हाँ अच्छा, चाक ऐसे लिखा जाता है भाई, वो तो बात एक ही है, ऐसे कर दिए, चलो बाबू लोग कर दिए। बोलिए बात समझ में आ गई आप लोगों को, लिख लेंगे। हाँ, जब एक सफेद चाक को हम क्या बोलते हैं, जल में डुबो देंगे रंगीन विलयन में, तो ऐसा देखने को मिल जाएगा। हाँ बात समझ गए प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए अब आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों, यहां पे सुनिए, यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर लिखिए। चलिए भाई, मुख्य अंतर ही पूछा गया है तो हम मुख्य अंतर की बात करते हुए ही काम को करेंगे। खैर मुख्य अंतर ही पूछा गया है तो मुख्य अंतर की बात करते हुए हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्या, 2 कॉलम बनाइएगा, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा रहेगा प्यारे बच्चों कॉलम रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण।
भौतिक अधिशोषण और प्यारे बच्चों क्या, रासायनिक अधिशोषण। मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग बना लो और एक एक लाइन को समझते हुए हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आप परेशान मत होइए, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आप यहां से 4-5 पॉइंट अंतर आप आसानी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। बात नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। देखो सुनो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये कोई सतह है, इधर भी कोई सतह है, ध्यान से समझते हुए चलना। ये सतह है, तो सतह पर कण आकर जुड़ेंगे तो बोलेंगे हाँ सर अधिशोषण पढ़ रहे हैं तो सतह पर कण आकर जुड़ेंगे, यहां पर भी जुड़ेंगे, बोलेंगे हाँ सर यहां पे भी तो जुड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों भौतिक जो अधिशोषण होता है, ध्यान से समझना लाइन को, मेरी ध्यान से समझना मेरी लाइन को, कि यहां पर जो कण होते हैं प्यारे बच्चों, इनके मध्य जो बल पाया जाता है वह बल होता है दुर्बल वांडर वाल्स बल। दुर्बल वांडर वाल्स बल। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि बताइए भैया कि भौतिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए भैया कि भौतिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब किसके कणों के मध्य, अधिशोष के मध्य, अधिशोष्य और अधिशोषक, ये जो सतह है और ये जो कणों के मध्य, ठीक ना, ये अधिशोष्य और इन कणों के मध्य दो सतह हैं प्यारे बच्चों। सतह को अधिशोषक बोलते हैं और जो कण है वो अधिशोष्य, लिख देते हैं। यहां पे ये हो गया प्यारे बच्चों अधिशोष्य, और ये जो सतह है इसे बोलेंगे हम लोग अधिशोषक। के मध्य कैसा बल पाया जाए प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे दुर्बल वांडर वाल्स बल। ठीक है, वैसे यहां पे प्यारे बच्चों ये जिस सतह पर कण आकर जुड़े हैं, ये जिस सतह पर कण आकर जुड़े हैं इसे ये कण हो गए, ये आपका हो गया अधिशोष्य। सतह आपकी हो गई क्या प्यारे बच्चों, अधिशोषक। अधिशोषक के मध्य जो बल पाया जाएगा उसे आप बोल दोगे रासायनिक बंध। कैसा, रासायनिक बंध। बोलो क्या आप प्यारे बच्चों, है ना, क्या आप प्यारे बच्चों ये नहीं लिख सकते हो कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं और रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं? भैया लिख सकते हैं। क्या, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है तो उसे आप भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भैया रासायनिक अधिशोषण क्या होता है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध पाया जाता है तो उसे आप क्या सा बंध बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। बस यही लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, सलमान भैया हमेशा शार्ट की ट्रिक ना अपनाया करिए, कुछ पढ़ाई भी कर लिया करिए, है ना। शार्ट तरीका हमेशा काम नहीं आता, कि हमेशा लिखना भी पड़ता है ना। जो अच्छे से लिखता है वही अच्छा नंबर पाता है। शार्ट तरीके से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लिख दीजिएगा चाक प्लस नीला रंग बराबर, है ना, रंगीन चाक, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अधिशोष्य, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य, अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है। दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या होगा भाई, तो यहां पे पहला पॉइंट होगा अधिशोष्य, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य, अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध पाया जाता है, रासायनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों। अच्छा प्यारे बच्चे सुनो, प्यारे बच्चे अब दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, है ना, दूसरा पॉइंट अगर ये है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, हम आप एक से एग्जांपल पूछते हैं, कैसा बल, यहां पे रासायनिक बल बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, रासायनिक बल बोल सकते हैं, रासायनिक बंध बोल सकते हैं, मजबूत बंध बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सुनिए, आप रास्ते में चलते रहते हैं, ठीक ना, आप रास्ते में चलते रहते हैं, तो जब कोई ट्रक वाला आता है और धूल के कण उड़ा देता है तो क्या आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्या आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये बताइएगा। पड़ता है, सभी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो प्यारे बच्चे धूल के कण हैं
वे सबकी प्रकृति समान है, सबके ऊपर, चाहे वो काला होगा तो उसके ऊपर भी गिरेगा और जो गोरा होगा तो उसके ऊपर भी गिरेगा प्यारे बच्चों, सबके ऊपर पड़ता है। तो मतलब उस समय जो धूल के कण है वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, है ना। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति अगर आपको ना समझ में आए प्यारे बच्चों तो ऐसा समझ आइएगा कि आपके घर में कोई एक सदस्य ऐसा होता है, घर में कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो खाने पीने के लिए कुछ भी मिल जाए तो कुछ भी खा पी लेता है ना। खाने के लिए आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप कुछ भी आसानी से क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? खा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बड़ा नखरा दिखाएंगे, भैया हम तो ये खाते हैं, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं है ना। तो भैया जो सब कुछ खा ले, जो सब कुछ हो जाए, वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं है। लेकिन जो कहे कि हम भैया ये खाते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते, उस समझ ये विशिष्ट प्रकृति का है। अब आप लोग सोच सकते हैं कौन विशिष्ट है, कौन सा विशिष्ट नहीं है। धूल का कण सभी के ऊपर पड़ता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसका मतलब क्या है भैया? वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हो आपके साथ जो किसी किसी के साथ हो, ठीक ना, तो विशिष्ट प्रकृति का है। तो वैसे यहां पे है प्यारे बच्चों, है ना। दूसरा पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि यहां विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, यहां विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे इसके लिए लिख सकते हैं यह विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यह प्रकृति के विशिष्ट होते हैं, प्रकृति के विशिष्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। भौतिक जो गुण, भौतिक अधिशोषण होता है विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, लेकिन रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ठीक है भैया। प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि धूल के कण जब शरीर पर पड़ते हैं, धूल के कण जब शरीर पर पड़ते हैं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब शरीर पर धूल के कण आकर जुड़े और ऐसे ऐसे कर दिए, साफ भी हो गए। फिर रास्ते में चले, फिर कण के आके जुड़ गए, है ना। फिर कण आकर जुड़ जाते हैं, फिर हम ऐसे साफ कर देते हैं निकलते हुए। मतलब इसका यही हुआ कि जो भौतिक अधिशोषण है वह होता है, फिर उसको हटा लेने पर फिर से समाप्त, फिर हटाए फिर समाप्त। मतलब ये ऐसा हुआ कि यह क्रिया चलती रहती है, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, है ना, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट यही लिख लेंगे प्यारे बच्चों। आप सब क्या लिखेंगे भैया? हम लिख लेंगे यहां पर यह उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ऐसा, यह उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे रासायनिक अधिशोषण होता है, जैसे रासायनिक अधिशोषण होता है, जैसे मान लो लोहे पर जंग लग गया, है ना, लोहे पर क्या हो गया प्यारे बच्चों? जंग लग गया। तो क्या जंग को दोबारा छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते। छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते भैया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। चलिए भाई 3 पॉइंट तो हो गए, कम से कम 4 से 5 पॉइंट हमको लिखना रहता है अंतर में। 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो बहुत है। अच्छा प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे, कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं प्यारे बच्चों की जो जैसे 4 चक्का गाड़ी खड़ी रहती है, कुछ दिनों तक खड़ी रहती है तो उसके ऊपर धूल पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है प्यारे बच्चों? धूल पड़ जाती है। और जब धूल पड़ जाती है तो जाके बढ़िया सा तुम अपना नाम लिख देते हो, क्या होता है? जाके बढ़िया सा अपना नाम लिख देते हो, उसे दुनिया भर का लिख देते होगे, उसमें अपना नाम लिख देते होगे, किसी दूसरे का नाम लिख देते होगे। हाँ, धूल के कण आकर जब जुड़ जाते हैं तो अलग तरीके से लेयर बन जाती है ना, लेयर बाय लेयर उस पर जम जाती है। और आप जानते हैं तो बढ़िया उस पर क्या कर देते हैं? नाम हम लिख देते हैं। तो उसमें एक लेयर मिट्टी का कण नहीं जमा होता, कई लेयर वाला, है ना, कई लेयर पर तो उसमें मिट्टी के कण क्या जुड़ती है प्यारे बच्चे, है ना। हाँ, एक कह रहा कि सर आप भी ऐसा करते थे, बचपन में किया करते रहते, तभी तो हमको पता है ना, तभी तो हमको पता है कि हाँ बचपन में किए हैं। तो आप लोग भी बबुआ लोग, आप लोग भी किए होंगे। हाँ, तो क्या बोलेंगे भाई? अगला पॉइंट, यह बहुआण्विक होता है, यह बहुआण्विक होता है, मतलब बहुत सारे परतें आपस में जुड़ी होती है। या फिर यह लिखेंगे बहुपरत होता है, बहुआण्विक लिखिए या बहुपरत लिखिए, हाँ बहुपरत ज्यादा सही रहेगा। बहुपरत होता मतलब बहुत सी परतों से मिलकर बना होता है, यह बहुपरत होता है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और यहां पे प्यारे बच्चों चौथे पॉइंट में यहां पे आप लिखेंगे कि यह एकल परत होता है, यह
एकल परत होता है। क्या? एकल परत होता है, ठीक ना। यह कैसा परत होता है प्यारे बच्चों? एकल परत होता है, ठीक है। बस दोनों में कॉमन एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। पांचवा पॉइंट, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और ये दोनों कॉमन पॉइंट रहेंगे प्यारे, इसीलिए हमने पांचों पॉइंट यहां पे लिखवा दिया, आसान वाला। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ज्यादा होगा, तो यह पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बोलो, पांचों पॉइंट समझ में आ गए आप सबके? निर्भर करता है। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है भाई, सुधारेंगे धीरे धीरे, दरअसल थोड़ा सा दिक्कत हो गया था उसमें। हाँ भाई, वो हम आपको बता देंगे। इसमें अधिशोषण 240 से, अच्छा 20 से 40, रासायनिक में 80 से 240, ठीक है, वहां पे हम आपको बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहां पे करवा देंगे। ये पांचों पॉइंट आप सब लिख लेंगे। बोलो प्यारे बच्चे, है ना, यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। पांचों पॉइंट याद रख लीजिएगा आप लोग। हाँ सर, अंतर लिखने के लिए बोल रहा था भैया, अंतर थी तो बताए हैं आपको। जंग लगना एकल परत, अच्छा। दुर्बल वांडर वाल्स बल बहुत ही कमजोर बल होता है बाबू। चलो देखो आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहां पे सिर्फ आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, IMP लगा लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कारक तो बहुत सारे हैं, हम अभी भी बता रहे हैं। कारक तो अगर आप लिखिएगा तो हम 4 लिखे हैं, तो आपको कम से कम बुक में 6 या 7 या 8 भी मिल सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भैया कारक ये हैं, पहला जो कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है भाई। जैसे इतनी बड़ी सतह ये बनी है, तो धूल के कण इस पर आकर जुड़ना होगा तो पूरे क्षेत्रफल पर भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा आधा रहेगा तो आधे पर ही जुड़ेंगे, मतलब जितना ज्यादा बड़ा सतह होगा उतना ज्यादा अधिशोषण ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अधिशोषक की प्रकृति, सॉरी अधिशोषण की प्रकृति, अधिशोषण की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि भैया अधिशोषण होना है कि नहीं होना, है ना। उसके बाद गैस की प्रकृति, गैस प्रकृति वाली होगी, जैसे हो सकता है ये हमारी एक ऐसी सतह है, ये हमारी ऐसी सतह है जहां पर गैस के कण आसानी से ना जुड़ते हो सकता है मेरी ऐसी सतह हो जहां पर गैस के कण आसानी से ना जुड़ते हो, तो नहीं होगा ना, आसानी से नहीं जुड़ेगा, तो भैया गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि अधिशोषण ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। तापमान है ना, तापमान पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गैस है तो गैस में क्या होता है, ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ा देते हो गैस का, तो गैस का अगर गैस का अधिशोषण करा रहे तो ताप को हमेशा क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, कम ही करना पड़ता है, ठीक ना। तो ताप पर ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, बस पॉइंट टू पॉइंट आप सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। बोलो प्यारे बच्चों, याद रख लेंगे आप सब, ठीक है ना। एक बात बताइए, चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? अगर आ गए हो तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बोलिए। हाँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से हमने इसको उठाया है और ये नया क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन नया क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक ना। पूछे जाने की प्यारे बच्चों संभावना है। क्या है भैया, थोड़ा देर ध्यान से समझिए। अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी ही क्यों होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा जवाब, मेरी बातों को समझते हुए चलिएगा, ठीक ना। हम आपको एक चित्र द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको हर लाइन समझ में आ जाएगी भाई, हर लाइन क्या होगी प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों ये पदार्थ है, और जब ये किसी पदार्थ की सतह पर है ना, इस पदार्थ की सतह पर कोई कण आकर यहां पे जुड़ेगा, कोई कण यहां पर आके जुड़ेगा, है ना, कोई कण यहां पर आकर जुड़ेगा,
कोई कण यहां पर आकर जब जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, कहानी क्या होने वाली होगी। जब अधिशोषण होता है और कोई कण उसके ऊपर आकर जुड़ता है तो जो अधिशोषक की सतह होती है, ये वाली जो लेयर होती है प्यारे बच्चों, है ना, उसके जो बल होते हैं वो कमजोर होते हैं, है ना, कम जब आके जुड़ता है तो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है ना। अर्थात यहां पे ऐसे समझ लो, यहां पे ऐसा समझ लो कि जब कण आकर जुड़ते हैं, यहां पर इसकी ऊपरी सतह पर कण आकर जुड़े तो एक प्रकार से तनाव उत्पन्न होता है ना, क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इस तनाव के कारण, है ना, तनाव के कारण कुछ ना कुछ यहां से ऊर्जा बाहर निकलती है, कुछ ना कुछ क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊर्जा बाहर निकल जाती है, ठीक ना। और जब प्यारे बच्चे ऊर्जा निकलती है तो यहां पर इसकी ऊर्जा में कमी होती है, यही लाइन लिखा गया, यह ऊर्जा कमी के रूप में निर्मुक्त होती है ना, कमी के रूप में क्या आ जाती है प्यारे बच्चों, कमी आ जाती है। यही कारण है कि अधिशोषण हमेशा कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अधिशोषण, है ना, अधिशोषण होने पर, ठीक, अधिशोषण जब होता है तो उसकी सतह पर क्या होती है, ऊर्जा में कमी आती है ना, उसकी सतह जब जुड़ती है तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी प्यारे बच्चों, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो कमी आने का मतलब उससे ऊर्जा बाहर निकल रही है, और ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी कारण है अधिशोषण सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि सोनू कुमार कह रहे हैं सर क्रैश कोर्स बुक अपलोड करवाइए, वो पहले से जाके अपलोड है प्यारे बच्चे। साहब कह रहे हैं 5वां पॉइंट सर दोनों सेम लिख दिए गए, भैया दोनों में सेम होता ही इसीलिए हमने लिख दिया, ठीक है। आप ही दोनों के कमेंट लगातार चल रहे थे, हमने आपके जवाब दे दिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका उदाहरण नहीं है बाबू, है ना, इसका उदाहरण नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा 2 नंबर में पूछने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको सीधे याद ही कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, आप उस तरीके से लेकर चलते हुए चलिए, और आपके लिए 5 मॉडल पेपर भी तैयार करके हमने रखे हैं। तबीयत जैसे ही सही होगी ऑब्जेक्टिव के 5 मॉडल पेपर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हर चीजें आपके लिए तैयार है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से अभी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक ना। बस आप परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए। एक दिन जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे, विश्वास मानिएगा कि आपसे अच्छा पेपर कोई नहीं कर रहा होगा। हर क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, जितना हम आपको पढ़ाए रहेंगे हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये हम दावा भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कानू शाह कह रहे हैं 1 शॉट आएगा प्यारे बच्चों, उसके लिए समय थोड़ा सा चाहिए, ठीक ना, वो भी आएगा प्यारे बच्चों। अब जो हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण और उत्प्रेरक से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बताओ यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हैं, तभी हम आगे बढ़े भाई। आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे यहां तक सभी बातें समझ में आ चुकी हैं, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है, तो एक बार बताइए प्यारे बच्चों कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, देखो ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, क्या बोले हैं हम यहाँ पे, उत्प्रेरण क्या है और उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, आप कहेंगे सर जी दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, ना भैया दोनों अलग अलग हैं। उत्प्रेरण अलग है और उत्प्रेरक अलग है। कैसे अलग है वो हम आपको बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे पदार्थ ए है, क्या है प्यारे बच्चों, जैसे पदार्थ ए है, ये पदार्थ ए है, ये बदलता उत्पाद में है, प्रोडक्ट में जब बदलता है तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये बहुत ही धीमी गति से, बहुत धीमी गति से बदलता है, बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से बदलता है। तो अब मन में ये आया भैया कि बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो इसको जल्दी से उत्पाद में बदलने के लिए यहां पे कुछ ना कुछ क्रिया होगी। कैसी क्रिया, जैसे ये पदार्थ है, ये अभी धीमी गति से उत्पाद में बदल रहा था, क्या बदल रहा था, उत्पाद में बदल रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था। तो एक हमने पदार्थ लाके यहां पे रख दिया बी, ऐसा पदार्थ बी, तो जो अभिक्रिया की गति बहुत धीमी थी वह तीव्र हो गई, तेजी से होना शुरू हो गई, मतलब अभिक्रिया का वेग ही बदल गया। जो अभिक्रिया पहले थी धीमी, जो अभिक्रिया का वेग था धीमा, वो अभिक्रिया का वेग तेज हो गया, है ना। तो वेग भैया बदलता है, क्या बदलता है प्यारे बच्चों, वेग बदलता है। तो इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। पदार्थ को बोलते हैं बाबू, ठीक से नहीं तो भूल जाओ, क्या बोलेंगे, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक की खासियत कुछ होती है प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक की कुछ ना कुछ खासियत होती है। क्या क्या खासियत होती है भैया, कि जब भी अभिक्रिया में ये भाग लेंगे तो इनका द्रव्यमान, है ना, और संगठन
द्रव्यमान और संगठन ये कैसा रहता है प्यारे बच्चों, बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कहता होता बाबू, अपरिवर्तित होता है, बदलता नहीं है। तो भैया कार्य क्या करते हैं, उत्प्रेरक कार्य क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। सिंपल सी परिभाषा है, क्या है भैया, कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है ना। सीधी बात है प्यारे बच्चों, जैसे अगर आप कोई साधन का प्रयोग करते हैं, स्कूल जाते हैं तो जिस साधन का प्रयोग करते हैं, साधन आपकी गति को बढ़ा देता है, तो उसे आप कह सकते हो भैया ये है उत्प्रेरक। बस का प्रयोग करते हैं तो बस आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं तो मोटरसाइकिल आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। साइकिल का प्रयोग किए तो साइकिल आपके लिए उत्प्रेरक है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। साथ में ये लाइन याद रखिएगा आप लोग कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण किसे कहते हैं। लाइन पूरी पढ़ लीजिए, वही हमने आपको बताया है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, इनके द्रव्यमान संगठन में परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं, प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। संगठन, गुड्डू कुमार, संगठन होता है बनावट, संगठन मीन्स बनावट, संगठन मतलब बनावट। बोलिए, समझ में आया प्यारे बच्चों। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, किंतु उनके द्रव्यमान व संगठन में परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी को याद रखना है। अब ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें हम समझते रहते हैं। चलिए भाई, सुनो बच्चे, सुनिए प्यारे बच्चे, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कह रहा है कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं और विषमांगी उत्प्रेरण होते क्या हैं। ठीक है ना। तो यहां पे हम बातों को समझते हैं और आपको सिंपल सा बता देते हैं ये होते क्या हैं। जैसे प्यारे बच्चों, कोई अभिकारक है ए और कोई अभिकारक बी है। ए और बी ये बदल जाते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद में। इसमें बदल जाते हैं उत्पाद में। उत्पाद कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अभिकारक आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये अगर गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में, अभिकारक गैसीय अवस्था में है, तो यहां पे हमने एक पदार्थ लिया सी, जिसे हमने नाम दिया है उत्प्रेरक का। ध्यान से समझना आप लोग, उत्प्रेरक का हमने नाम दिया है। ठीक है। तो ये उत्प्रेरक भी किस अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में। मतलब ये अभिकारक जो होंगे, है ना, अभिकारक जो होंगे वो जिस अवस्था में होंगे उसी अवस्था में उत्प्रेरक भी होने चाहिए। ये अगर गैसीय में है तो ये उत्प्रेरक भी गैसीय होने चाहिए। अगर ये अभिकारक प्यारे बच्चों द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उत्प्रेरक भी लिक्विड भी होना चाहिए। अगर ये अभिकारक सॉलिड है, ठोस है, तो प्यारे बच्चों उत्प्रेरक भी ठोस होना चाहिए। ठीक है ना। तो डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं प्यारे बच्चों, 2SO2 प्लस O2 एरो NO, और यहां पे हमने लिखा 2SO3। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड वो गैसीय है, ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों गैसीय है
और जो यानो नाइट्रिक ऑक्साइड वो गैसीय है, डिफिनीशन नहीं बना सकते हो? बोलो, क्या आप डिफिनीशन नहीं बना सकते हो प्यारे बच्चों? तो क्या बोलेंगे भैया यहां पर कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, है ना, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो प्यारे बच्चों? समान हो, तो उसे हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, है ना, टाइम हो गया है, हमको भी पता है, टाइम हो गया है, आपको भी पता है, ठीक है। 3 दिन क्लास खाली थी, स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जल्दी से कोर्स खत्म करें, जल्दी से आपकी तैयारी करवाएं। सारी बातों को ध्यान रखना, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे, हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे पढ़ो प्यारे बच्चे। 10 मिनट ही थोड़ा सा पढ़ लोगे, कवर हो जाए, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस 1-10 तक छोड़ देंगे, हमको भी पता है कि हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चे, है ना, थोड़ा सा आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हम आपको पढ़ा रहे तो आप भी मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और आप भी मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हम अपना ताकत पूरा झोंक देंगे बाबू तुम लोगों को सफल बनाने के लिए, है ना। ये दिल से आवाज निकाल के बोल रहे हैं, है ना। हम इतना दिन आए हो गया हमको, है ना, इतना दिन आए हो गया, हमको इतना प्यार मिला है बच्चों से, तो विश्वास मानिए, तबीयत चाहे जितना भी रहो, उस दिन तो मतलब 11th वाला क्लास ले रहे थे, तो क्लास जैसे खत्म हो गया तो वैसे ही गिर पड़े थे हम, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, ठंडा बहुत ज्यादा लगने लगा, तो फिर इसी वजह से क्लास नहीं लेने, तो हम छोड़ के जाने वाले नहीं थे। और क्लास आपकी कंटिन्यू चलती है जब तक मेरे पैरों में ताकत है कि हम खड़े होकर आपको पढ़ा सकते हैं, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, चाहे जो हो जाए, है ना, चाहे जो हो जाए प्यारे बच्चे। अगर हम तब खड़े हो के पढ़ा सकते हैं तो आपके सामने हमेशा उपस्थित रहेंगे, परेशान उसके लिए ना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए, और मुझे वो मिला है, और मैं उसको, है ना, ये सबको थोड़ा सा, ठीक है। अब पढ़ाई करिए, बस 10 मिनट है, और भी दीजिए भाई। चलिए भाई, बिस्मांगी का देखते हैं, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये प्रोडक्ट में तैयार होता है उत्पाद में, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो यहां पे उत्प्रेरक जो प्रयोग हुआ सी, तो प्यारे बच्चों मान लो ये गैसीय है, ये भी गैसीय है, लेकिन ई बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, इसको आप सॉलिड कर दो, इसको आपको सॉलिड कर दो, ये गैसीय है, ये सॉलिड है, दोनों की अवस्थाएं बदल गई, है ना, दोनों की अवस्थाएं क्या होगी प्यारे बच्चों? बदल गई, ठीक है ना। दोनों की अवस्थाएं बदल गई, तो इसे आपको क्या बोलेंगे? बिस्मांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं सबको भैया, देखो कैसे एग्जाम्पल है। N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3, ठीक है। यहां पे प्लेटिनम है प्यारे बच्चों, तो जो कि सॉलिड है, ठोस अवस्था में। N2 गैसीय में है, H2 कैसे है? गैसीय में, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों? बस हो गया भैया। कुछ समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरण पूछे तो आपसे पूछे तो बोलना कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो जो उत्प्रेरक होगा उसे आप समांगी उत्प्रेरक क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। विस्मांगी उत्प्रेरण में पूछेगा तो बोल देना भैया कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो, विस्मांगी उत्प्रेरक और क्रिया विस्मांगी उत्प्रेरण कहलाती है। बोलो प्यारे बच्चे, समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? तो इसकी पूरी डिफिनीशन, कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, वो सारे के सारी यहां पे लिख दी गई है, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया है। इसका हम उदाहरण लिख देते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? समांगी उत्प्रेरण में, तो जब उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था कैसी हो? समान हो, है ना। उत्प्रेरक कैसा होगा? समांगी, और घटना समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल 2SO2 + O2 एरो NO 2SO3, ठीक है। ये गैसीय होगा, NO भी कैसा होगा प्यारे बच्चों? गैसीय ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से N2 + 3H2, उत्क्रम्यता का चिन्ह 2NH3, यहां पे प्लेटिनम उत्प्रेरक होगा लेकिन वो सॉलिड होगा, और बाकी N2 और H2 कैसे होंगे? गैसीय होंगे, ठीक ना। कैसे होगा बाबू लोग? तो गैसीय होगा। बोलो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत हुआ अभी यहां तक समझ? बोलो।
लिख दिए भैया। भौतिक अवस्था कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जो ठोस द्रव गैस है, जो ठोस द्रव गैस है वो भौतिक अवस्था को ही तो बोलता है, भौतिक अवस्था को ही तो बोलता है ना। तो भौतिक अवस्था देखो, यह गैसीय है, ये गैसीय है, गैसीय गैसीय समान है, भौतिक अवस्था समान है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे सॉलिड है, ये प्लेटिनम एस लिखे सॉलिड है, तो ये दोनों गैसीय में है तो अलग अलग हो गया। ठीक है, हाँ यार बच्चों हम एक बात बताते हैं आप लोगों को। हाँ, वन लाइनर नहीं है, आज नहीं लिख पाए हैं, कल बता देंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपके पूछते हैं, एक हेडिंग है उत्प्रेरक की, वो खल खत्म, ताकि परसों ये चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाए आपका। सुनो प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो और आप साइकिल से हो और आपका दोस्त बाइक से हो, आप साइकिल से हो और आपका दोस्त बाइक से हो, तो क्या बोलता है वो कि चलो तुम हमारा हाथ पकड़ लो और तुमको हम अपने साथ लेकर चलते हैं। बोलता है, हाथ ऐसे पकड़ लेता है, बाइक से रहता है, तो आपकी साइकिल तेजी से भागने लगती है। आपकी साइकिल क्या होती है? तेजी से भागने लगती है। प्यारे बच्चों, आपने ऐसा सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया हो, है ना। पहले आप साइकिल का प्रयोग करते थे, साइकिल से आप तेजी से चल रहे थे, साइकिल आपकी उत्प्रेरक का कार्य कर रही थी, आपका दोस्त आया, आपका हाथ पकड़ा और आपको खींचते हुए लेकर चला। आपकी नहीं स्पीड बढ़ती, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ती है ना, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ती है, और साइकिल की स्पीड बढ़ती है तो जो आपका हाथ पकड़ा है, मतलब आपका जो दोस्त है, वो किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। समझ में आया? जो उत्प्रेरक की ही गति को बढ़ा दे, उत्प्रेरक की गति को बोल रहे हैं, जो उत्प्रेरक की गति को ही बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चे, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे उसे आप उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक विष कहते हैं। उसके लिए ये डिफिनेशन लिख दिए हैं हमने। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है। उत्प्रेरक वर्धक होते क्या है प्यारे बच्चों? तो N2 प्लस 3H2, 3H2 ये बना लेंगे 2NH3, 2NH3। तो यहां पे हम प्लेटिनम का प्रयोग करेंगे, सॉरी यहां पे हम Fe का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, और MO का प्रयोग करेंगे। Fe क्या है प्यारे बच्चों? तो Fe को हम बोलेंगे उत्प्रेरक, और MO को क्या बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। इसी प्रकार से हूबहू ऐसे एग्जांपल लिखना, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? Fe, और यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। Fe जो होगा वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी प्यारे बच्चों, वह उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, और ये बन जाएगा 2NH3। बोलो बाबू, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक आपको क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, हाँ बस हो गया भाई। एक तो बच्चा एकदम ऐसे है, वो टाइमो ही देखता रहता है ना, टाइम ही देखता रहता। हाँ बच्चा लोग, पूरा नंबर मिलेगा आपको, परेशान नहीं। टाइम देखता रहता, सर 1:13 हो गया, अभी बोलेगा 1 मिनट, 1:14 हो गया, फिर उसके बाद बोलेगा 1:15 हो गया। एमो मॉलिब्डेनम है प्यारे बच्चे, और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अच्छा सुनो, आप लोगों से एक बात बताना था प्यारे बच्चे, है ना। चलिए, आप लोगों का भी कुछ सुझाव हो तो आगे की क्लास शाम वाली जो होगी प्यारे बच्चे, आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपके अभी कौन से टॉपिक कमजोर हैं, इसको ज्यादातर मेहनत करना है, आप लोग अपना भाव रख सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से 5 मॉडल पेपर आपको करवा ही देंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ 5 मॉडल पेपर, है ना। फिर उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। ये जल्दी जल्दी शुरुआत करेंगे, जैसे तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे सब्जेक्टिव जैसे क्लियर होगा प्यारे बच्चे, तबीयत थोड़ा बहुत ठीक होता रहेगा, हम आपको पहले बताएं पर
अपना काम करना शुरू कर देंगे। आईपीएससी आप लोग बहुत डिमांड किए हैं कि आईपीएससी सर पढ़ाए, तो उसको आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए प्यारे बच्चे। हम आपको अभी भी वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन, जब तक मेरे पैर में यहाँ ताकत है खड़े होने की, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे आपको एक अच्छा इंसान बनाने की, कामयाब इंसान बनाने की। हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। आप अगर 1 घंटा पढ़ते तो आपके लिए 2 घंटा पढ़कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिल से ये दुआ है और दिल से आशीर्वाद है कि आप ढेर सारा अंक अर्जित करें, ढेर सारा आप लोगों को प्यार मिले। मेरे प्यारे बच्चे, दिल से यही है ना निकलता है कि आप लोग भी मन लगाकर पढ़ा करो, है ना, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिएगा। सेकंड पेपर जिनका भी दिक्कत है वो भी हम लोग जल्दी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय के लिए आप परेशान मत होइए। दीर्घ उत्तरीय अगर आपको 3 बनाना है तो आपको लिख के देते हैं। अगर आप 3 को बनाना है, 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए लॉन्ग क्वेश्चन, आप 15 नंबर आप करके जाओगे, ये विश्वास है मेरा, फिक्स है, तो आप करके जाओगे, ठीक है ना। आप 3 नंबर के ऑब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन की परेशान न लीजिए, वो हम आपको लिख के दे देंगे, यह याद करके जाओ, यहां से आपको मिल, परेशान मत होइए प्यारे बच्चों। मन लगाकर आपको, है ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक ना। क्लास कैसा लगा आज का? बस थोड़ा सा तबीयत नहीं, स्वास्थ्य ठीक है प्यारे बच्चे, अभी खड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है झिलमिल सा, तो थोड़ा सा ये है कि लिखावट पर भी थोड़ा सा है, ठीक है। हाँ, 1 लाइनर कल से क्लास में जोड़ देंगे प्यारे बच्चे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। हमें भी विश्वास है कि आप अच्छा अंक लेकर आएंगे और हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप भी अच्छा अंक लेकर आएं। तो मेरे विश्वास को आप टूटने मत दीजिएगा, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।